हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ये मेरी पसंद का घर नहीं है। उम्मी को ससुराल माफिक नहीं पड़ी है, ये उसकी बातों से ही नहीं चेहरे पर भी पढ़ा जा सकता है। ससुराल तो जैसे उसके लिए जेल खाना हो गई है और मायका आज़ादी का आंगन। महीना भर हो गया है उसे यहाँ आए, 2 बार उसका बुलावा आ चुका है, पर उम्मी बार बार किसी न किसी बहाने से अपना जाना टालती रही है, वहाँ जाने से बचती रही है। उम्मी की बुद्धि पर सोचती हूँ तो तरस आता है। आखिर वो जाना क्यों नहीं चाहती अपनी ससुराल? क्या कमी है वहाँ? कितना बड़ा घर है और कितने मिलनसार हैं घर के सारे लोग। उम्मी की सास, उम्मी के ससुर, देवर, उम्मी की नंदे, सबके मधुर व्यवहार के बाद भी उम्मी को इतना बड़ा घर काटने को क्यों दौड़ रहा है? अब क्या किया जाए यदि उम्मी की ससुराल में 10-12 लोगों का परिवार है? उम्मी के ससुर ने पहली पत्नी की अकाल मृत्यु के पश्चात पुनः शादी की थी, इसीलिए घर में बच्चों की संख्या कुछ अधिक हो गई थी। उन्हीं से घर भरा पूरा सा हो गया था। साथ में दादा हैं, दादी हैं, बड़े भाई की पत्नी हैं। घर ना हो जैसे मेला हो, दिन रात हल्ला गुल्ला शोर शराबा। उम्मी को तो सिर दर्द हो जाता है सबकी चीख पुकार से। उम्मी पर तरस आने लगता है जब वो कठोर स्वर में कहती है, ये मेरी पसंद का घर बिल्कुल नहीं है। मैं वहाँ रहूंगी तो मर जाऊंगी। वहाँ सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा। पसंद का घर? सोचती हूँ पसंद का घर किसे मिल पाता है इतनी बड़ी उलझी पेचीदी दुनिया में। मेरा भी ब्याह हुआ था तब कैसा घर मिला था मुझे, क्या दशा हुई थी मेरी। ससुराल अंधा कुआं लगने लगी थी। 3 भाइयों का घर था, दूसरी बहू थी मैं। सास ससुर, उनके माता पिता, एक देवर, विधवा ताई। रो रो कर तो मैं माथा पटक रही थी। जाने क्यों ऐसा हो गया था कि ऐसा घर मिल गया। शायद घर के सदस्यों को किसी ने गिनने की जरूरत ही न समझी हो। राजन जैसा वर, वो भी बिना दान दहेज के मिल जाना छोटी बात नहीं थी। पर मैंने ससुराल में पांव रखा तो सदस्यों की एक लंबी पांत देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अपने घर में मैंने देखा ही क्या था, एक अपनी बहन और एक माँ बाप को। दादाजी थे, वो 6 माह हमारे घर रहते थे, 6 महीने दुनिया की सैर करते थे। माँ काम करती थी, इसीलिए घर और भी छोटा हो जाता था और भी सूना। दिन भर माँ और पिताजी बाहर। हम जब तक स्कूल नहीं गए थे ताले में बंद होकर घर में कैदियों की तरह रख छोड़े जाते थे। इसी बीच के वक्त में हमें कुछ भी परेशानी हो जाए सब अकेले ही झेलना पड़ता था। मुझे याद है एक बार एक ठग साधु आकर हमारी खुली खिड़की के नीचे बैठ हमें अकेला जानकर खूब अनाप शनाप कोसता, हमसे घर की कीमती चीजों की मांग कर रहा था। मैंने उसे कीमती चीजें तो नहीं दी, मगर उसके डर से बेहोश सी हो गई थी। कई दिनों तक हमें ज्वर रहा था और ज्वर में हम बार बार उसी साधु का वर्णन करते रहते थे। माँ भी इस घटना से बिल्कुल घबरा गई थी। इसके बाद ही उन्होंने एक आया रखी थी। उसके खर्च इतने लंबे होते थे कि उसे कभी हटा दिया जाता था, कभी रख लिया जाता था। और एक दिन इस आया के चक्कर में काफी रुपए भी चोरी हो गए थे। तब से फिर आया कभी रखी ही नहीं गई। यूं हमें अब भी घर में अकेला रहना खलता था, मगर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती समझदारी को अकेलापन पसंद आता चला गया। कुछ इतना अधिक कि हमें कोई बाहरी प्राणी एक आध दिन से ज्यादा भाता ही नहीं था। इसी से ससुराल में चिड़ियाघर की तरह से अनेक प्राणी देख मन हिलकर रह गया था। बड़ी बड़ी मूछों वाले जेठ जी किसी जेलर से कम नहीं लगे थे। दिन भर हाथ में माला फेरने वाली ताई सास के साथ गुजारा कठिन लगा था। मेरा अधार्मिक चित्त जाल में फंसी हिरनी सा तड़फड़ा गया। दिन भर चाय चाय की पुकार लगाने वाले ससुर जी मुझे कोलू का बैल न बनाकर रखते। लजीज खानों के शौकीन नखरेलू देवर जी के किस नखरे से घर में लड़ाई छिड़ जाए पता ही नहीं चलता था। सुबह सुबह तानपुरे पर आवाज उठाती छोटी ननद, लगा कान फाड़ कर रख देंगी। इन सब के बीच घर भर की लाडली नन्ही भतीजी गोद में चढ़ कितना परेशान करेगी कौन जानता था। ताई सास से तो पहले ही दिन पाला पड़ गया था। मेरे देर तक सोते रहने पर उन्होंने कड़वे स्वर में मुझे सुनाकर ही कहा था, हद है इन आजकल की लड़कियों की, करेंगी एमए बीए पर ये नहीं पढ़ेंगी, जानेंगी कि ससुराल में कैसी आदतें लेकर आना चाहिए। अब ये सोने का वक्त है। छी ताई जी। बड़े जेठ जी का प्रतिवादी स्वर उभरा था।
सोने दो ना, नई नई शादी हुई है, अभी तो मायके वाली आदत ही होगी ना, जमकर सोना और माँ के हाथ का कौर निगलना। कुछ दिनों में तुम्हारी तरह सब सीख लेगी। हटो। ताई जी झिड़क उठी। मुझे क्या वक्त लगा था ससुराल की आदतें सीखने में। सब माँ ने सिखा पढ़ा कर भेजा था। पर ताई जी, तब और अब की लड़कियों में बड़ा अंतर है। पहले की लड़कियों का बचपना तो माएँ हड़प जाती थी और उन्हें तुरंत बच्ची से जवान कर देती थी। अब वैसी बात कहाँ। अब तो लड़कियाँ बचपना, किशोरावस्था, तरुणाई सबका आनंद एक एक सीढ़ी उठाती हैं। अभी छोटी सी तो बच्ची है, धीरे धीरे सब सिखा लेना। मैं तो जेठ जी की बात सुनते ही हैरान रह गई। लंबी लंबी झब्बेदार मूंछों वाले जिन जेठ जी को मैं अपने माथे पर बोझ समझ रही थी, उन्हें अपनी ओर से वकालत करते देखकर हैरान रह गई। उनके प्रति श्रद्धा से मन उमड़ आया, अपनी शुद्धता पर झेप गए। फिर भी सबकी ओर से मन शंकित ही रहा। अंदर के चोर ने यह भी कहा, अभी तो सभी के लिए नई नई हूँ, सारी सहानुभूति इस नएपन की वजह से होगी। ताई सास की इस पहली झिड़की को ही यात्रा का अपशकुन मान लिया। उस घर में जब मेरी पाक कला की परीक्षा ली गई थी तो मैंने एक एक चीज़ कितनी लगन से बनाई थी, पर मेरी बनाई हर चीज़ बस प्लेटों में ही घी मसालों से तर सुंदर लग रही थी। मुंह में रखते ही हर किसी को बेस्वाद लगी। किसी व्यंजन में मसाला नहीं भुना था, किसी में नमक कम था तो किसी में ज़्यादा। माँ जी को मेरी रसोई तो बिल्कुल न रुचि थी। वो तो प्लेट एक और सरकाकर रसोई से भागने ही वाली थी। तभी ससुर जी ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से माँ जी को बहलाया। अरे क्या हुआ, ये तो तुम्हारी बहू की रसोई का पहला दिन है। होम साइंस में उसे पूरे नंबर ना भी दो तो कम से कम गले से निकल कर तो उठो। खाली पेट उठना बहू का नहीं, खाने का अपमान है। मिनट मिनट में चाय चाय चिल्लाने वाले ससुर जी से मुझे निर्वाह कितना कठिन लग रहा था, मगर उन्होंने ही मेरी बेढंगी पाक कला को धार में बहते देख अपने तिनके का सहारा देकर बचा लिया। पूरे खाने के बीच वो बातों से, चुटकुलों से सबका मनोरंजन कर रहे थे। उनके इस काम में देवर और नंदे भी साथ थीं। वो सब ताई और माँ जी को नाक भौं बनाने से बचा रहे थे और मैं तो उस पूरी पलटन की मूक कृतज्ञता से भरी गदगद हो गई थी। उसी शाम पुनः रात के खाने की मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई तो डर से पसीने पसीने होने लगी थी। अपनी बनाई अष्टावक्री रोटियों की हास्यास्पद कल्पना से भयभीत हो रही थी कि देखा, जेठानी रसोई में चली आ रही है। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ थाम लिया था, तसल्ली दी थी। कैसे आटा गूंदा जाए, तरकारियां काटी जाएं, मसाले भुने जाएं, पूड़ियां बेली जाएं, सब मुझे बारी बारी सिखा रही थी, समझा रही थी। मुझसे ना बनता था तो पुनः बताती थी। मेरी तो आंखें छलकी जा रही थी। ये कैसा रूप था उनका। मैंने तो सोचा था कड़ी मिजाज जेठानी ही शायद युद्ध की पहली ईंट छटेगी, पर उन्हें माँ की ममता से भरी देखकर मेरा अहम टूट कर रह गया। अभी एक मुसीबत आसान हुई थी कि दूसरे दिन एक दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई। सास जी ने इतवार का व्रत रखा था। उनके साथ बड़ी जेठानी भी रखती थी, पर जब मुझे भी व्रत रखने को कहा गया तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। अब क्या होगा। उपवास, और मुझ में तो शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है। ना रखूं तो सास जी के नाराज होने का डर है, और रखूं तो इसे निभा कैसे पाऊंगी। पर मेरी समस्या को भी जेठानी ने चुपके से हल कर दिया। उन्होंने मेरा हाथ थामकर अकेले में कहा, छोटी, हाँ कर दो, जब सास जी मंदिर जाएंगी तब तुम खा लेना। मैं जानती हूँ आदत धीरे धीरे पड़ेगी, अभी तो भले ही ये मुसीबत लगे, बाद में बड़ा उपयोगी लगेगा। व्रत के ही नाम पर सही, शरीर पर मोटापे का नियंत्रण रहता है, बाद में ये अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी लगेगी। मैं तो उन्हें ताकती रह गई। वाकई उन्होंने गलत भी नहीं कहा था। पहले बच्चे के समय मुझे घर के एक एक सदस्य ने इतना आराम दिया कि मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया था। मैं तो परेशान होने लगी थी। ऐसे ही समय में मैंने सास और जेठानी के साथ हफ्ते में एक दिन व्रत के नाम पर गरिष्ठ भोजन का त्याग करना शुरू कर दिया था। पर जेठानी की इस जरा सी समझदारी को भी मैं कभी नहीं भूल पाई। ऐसा हो सकता था कि मेरे द्वारा व्रत करने का प्रस्ताव ना होता तो वो मेरे प्रति कोई चिढ़ सी पाल लेती, पर जेठानी की मदद से ऐसा होने के बजाय सास जी का मन मेरे प्रति बर्फ सा पिघल उठा। वो गदगद होकर सबसे कहती, बहू हो तो छोटी जैसी, जो कहो सिर झुकाकर मानती है।
मेरी स्वादहीन पाक कला में जैसे उस दिन से स्वाद बरस गया। खूब दुलार से कहती, जाने दो, सब में सब बातें एक साथ नहीं मिलती। मेरी तो आंखें भर आती, अपने मन में स्वयं को ही हजार गालियां देती। बिना जाने समझे ही मैंने इस घर के सारे सदस्यों को कितनी बद्दुआएं दी थी। अब सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं होता था। मुझे याद है जब मैं पहली बार ससुराल से माँ के पास आई थी तो फिर यहाँ आने का नाम ही नहीं लेती थी। माँ को भी मुझे इस बड़े घर में दिए जाने का बड़ा दुख था, पर वो भी क्या करती। असमय ही पिता के गुजर जाने से उन्हें हाथ में कुछ भी जोड़ कर रखने का मौका नहीं दिया। कुछ रखा भी था तो एक और बहन भी तो ब्याह के लिए तैयार थी। इसी से रो धोकर भी उस बड़े परिवार में मुझे भेज देना पड़ा था। इसी बीच मैं गर्भवती हो गई। जैसे ही इस बात की जानकारी सबको मिली, जैसे घर का तो मौसम ही बदल गया। डॉक्टर ने पता नहीं क्यों मुझे पूरे समय अतिरिक्त सावधानी और आराम करने की सलाह दे दी थी। मैं तो बस अब दर्शक हो गई थी। मेरी थोड़ी सी सेवा, नम्रता के बदले घर के सारे सदस्य अपने से स्नेह और प्यार से मुझे तोले दे रहे थे। ताई सास ने तुरंत मेरा व्रत बंद करवा दिया। सास जी मुझे सुबह शाम अपने साथ मंदिर ले जाने के बहाने हवाखोरी करवाने लगी। जो ससुर जी चाय के रसिया थे, चाय बिल्कुल बंद कर दी। कहते, जिस दिन बहू मुझे खिलौना देगी अब चाय उसी दिन शुरू करूँगा। जेठ जी तो मुझे मानते ही थे। वैसे बड़ी कमाई नहीं थी उनकी, फिर भी मैं कुछ कह दूं तो वो बात पूरी होते देर नहीं लगती। ननद मेरा एक एक काम खुद करती। देवर ने कभी फिर खाने को लेकर किसी को परेशान नहीं किया। जिठानी अकेली रसोई में होती तो वो भी कभी कभी जुट जाता। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया था कि प्यार के बदले सिर्फ अदायगी में प्यार ही मिलता है। सास जी ने पहला उपहार पोता पाया था और रही सही कसर पोती भी देते ही मैं सबकी आंखों का तारा बन गई। सास तो मेरी माँ बन गई। वो मेरा इतना ख्याल रखने लगी जैसे मैं धरती की नहीं कहीं और की जीव हूँ। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को खुद संभाल लिया और मैं नौकरी करने लगी थी। मैं कहीं भी आती जाती मुझे इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि बच्चे क्या कर रहे होंगे। अपनी माँ की तरह मुझे कोई परेशानी नहीं थी। ये बड़ा परिवार कैसे बच्चों के लिए सुरक्षा गृह, मनोरंजनशाला सब कुछ था। यही मैं ही देखकर अनुभव करती थी। ना किसी अकेलेपन का भय, ना किसी आकस्मिक संकट पर साथी की तलाश। सब कुछ तो घर में ही था। ना कोई आया, ना चपरासी, ना पहरेदार। बच्चे कब खाएंगे, कब सोएंगे, कब नहाएंगे, सबका हिसाब माँ जी के पास तय था। एक हम थे, माँ हमें समझाकर काम पर जाती थी, पर फिर भी कुछ ढंग से नहीं होता था। कब खाया, कब नहाया, कई बार तो हम बिना खाए पिए ही बैठे होते थे। यहाँ तो अपने बच्चों के खाने पीने का ध्यान बस में छुट्टी के दिन ही सोचती। 6 दिन बड़ी ही निश्चिंतता से मैंने घर भर में बांट रखे थे। फिर इसी के 4-5 वर्ष पश्चात मेरी जिंदगी को एक बड़ा झटका लगा था। पति देव बड़ी ही निर्ममता से कुछ बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गए। बहुत ही बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया। इस एवज में उन्हें सामाजिक संगठनों, दफ्तरों की ओर से, सरकार की ओर से इनाम मिले थे, वाहवाही मिली थी। पर जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे अपनी तपस्या, अपने प्रयत्नों से प्राप्त हुई थी, वो थी इस घर में मिली सुरक्षा और सुखी आश्रय। पूरे घर ने मुझे और मेरे बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरा एक बूंद आंसू न मेरे आंचल में टपका, न जमीन पर। सारे के सारे परिवार के सदस्यों ने हथेलियों में बटोर लिए थे। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बेसहारा हो गई हूँ। बड़ा परिवार आदमियों का बोझ नहीं होता, ये मैं शिद्दत से जान पाई। सहयोग और समझदारी होने पर वट वृक्ष सा छाया देता है। बस ज़रूरत है उसे ढंग से सहेजने की। 2 जनों वाले परिवारों के सदस्यों को मैंने ऐसे कठिन वक्त में अपने अकेलेपन से जूझते देखा था, हारते देखा था, बीमार मानसिक रोगियों की भांति हवा से बातें करते देखा था, लड़ते झगड़ते देखा था। पर मैं कुछ ही समय में अपने खालीपन से मुक्त होकर कर्म मार्ग में लग गई थी। दिन भर बच्चों को प्यार करने वाले बड़े चाचा, चाची, ताई जी, सास जी, छोटे देवर सब ही तो थे। छोटे देवर तो आज तक खुद को चाचा के बजाय बच्चों से पापा कहलवाते थे। ये अवश्य हुआ कि वक्त जैसे जैसे भागा, ताई जी, सास जी, ननद का साथ छूट गया। नौकरी के तबादले ने जेठ जी, देवर जी दोनों को दूर कर दिया।
पर ज़रूरत के उन दिनों में मेरे जख्मों पर उन्होंने अपनी आर्थिक सुरक्षा का जो मरहम लगाया था वो उसी बड़े परिवार वाले घर की ही तो देन थी। अगर कहीं हट और वर्तमान सुविधा के लालच में मैंने वो घर छोड़ दिया होता या सदा अपने रोश का दामन थामे रहती तो उन अकेले पड़ गए दिनों में कौन काम आता। उस बड़े घर को कैसे भूल सकती हूँ। मेरे लिए दुश्मनों का वो घर कब पसंद के घर में बदल गया इसका मुझे एहसास ही नहीं हो पाया। पसंद का घर क्या स्वयं मिल जाता है, ऐसे ही मेरी सास जी कहती थी। उम्मी की शिकायत भले ही आज ना मिटे, कल को उसके व्यवहार से स्वयं मिट जाएगी। उसे किस तरह बताऊं। ये तो तय है कि अंततः मैं समझाकर उम्मी को उसके ससुराल भेज दूंगी, पर सोचती हूँ ये बच्चियाँ जाने कब समझ पाएंगी कि जिस तरह सीमेंट, गारा, ईंट, मजदूरों की बदौलत रहने को लोग अपनी पसंद के घर का निर्माण करते हैं, उसी तरह रिश्तों के पसंद का घर धैर्य व विश्वास के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।